नमस्कार भाइयों बहनों, मैं हूं वनरा रवि और स्वागत करता हूं आप सभी का नेक्स्ट टॉपर के ये शानदार, जानदार और वजनदार प्लेटफॉर्म पे, जहां पर हम जीरो को हीरो बनाने की और हीरो को सुपर हीरो बनाने के प्रयास में जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम नेक्स्ट टॉपर हैं, हम देश का भविष्य बनाते हैं। तो रैपिड रिवीजन की सीरीज में चैप्टर का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टी नहीं, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। यही सेम बात वन शॉट में भी बोली गई थी। ठीक है सर, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या करते हैं हम इस रैपिड डिवीजन में? सर पूरे के पूरे उस सेशन को 15 से 20 मिनट में एक समरी फॉर्म में, एक रैपिड रिवीजन के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, पढ़ने की, रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसमें साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे कि जो आपको रिवाइज करने हैं, एक बार गिनने हैं कि हाँ ये चैप्टर ताजा ताजा है कि नहीं है। तो लो शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत हुई थी एकदम टेम्परेचर से। हीट के बारे में हमने चर्चा की थी सर कि इट इज रिलेटेड टू द रेफरेंस, कि भाई इसके रिलेटिव में मुझे ये ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है। तो हमने एक टेम्परेचर टर्म डिफाइन किया था जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है सर, तो एक थर्मोमेट्री की प्रॉपर्टी के बेसिस पे हमने एक बड़ा सा फेमस सा एक प्रॉपर्टी डिफाइन की थी। क्या कि फॉर एनी स्केल पहले तो रीडिंग लिखो, फिर माइनस करके लोअर फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है सर, माइनस करके अपॉन करके अपर फिक्स्ड पॉइंट और लोअर फिक्स्ड पॉइंट दोनों के बीच का डिफरेंस ले लीजिए। ठीक है सर, हमारे पास जो स्केल है मोस्टली सर केल्विन की होगी, मोस्टली सर सेल्सियस की होगी या फ़ारेनहाइट की होगी। तो हमने इस बेसिस के, इस फॉर्मूले के बेसिस पे हमने तीनों के बीच में रिलेशन प्रस्तावित कर दिए। क्या है सर? एक केल्विन और सेल्सियस के बीच में, एक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में। अब तुम चाहो तो यहां से एक और रिलेशन बना सकते हो, किसके बीच में? केल्विन और फ़ारेनहाइट के बीच में। ठीक है सर, ये तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं, रिलेशन बना ले तो काफी है, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहीं से तुम्हारा काम चल जाएगा। लेकिन ये बात याद रहनी चाहिए, यहां से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते थे, वो फॉल्टी थर्मोमीटर वाला। अरे हाँ सर, अच्छी बातें थी इसमें। फिर देख, अब ये तो हमने हीट के बारे में पढ़ा कि टेम्परेचर क्या होता है, कैसे स्केल्स में कन्वर्जन किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट वाला पार्ट यही था। ठीक है, अब देख, अगर हीट सप्लाई होगी तो उसका यूज कहां जाएगा? पहले तो हीट ट्रांसफर कैसे होती है सर? हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी को। अब हीट जैसे ही किसी को दी जाएगी तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं? तो या तो उसके डायमेंशन में चेंज आएगी, या तो ये एक्सपांशन फील करेगा। ठीक है सर, अदरवाइज हो सकता है कि उसके टेम्परेचर, उस बॉडी का ही टेम्परेचर बढ़े, या फिर कोई स्टेट चेंज हो जाए, कोई फेस चेंज हो जाए, सॉलिड का लिक्विड, लिक्विड में से गैस, या सीधा सॉलिड से गैसियस में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो सर दो अध्याय से हमने तोड़ा है कि अगर हीट अप्लाई की जा रही है तो या तो एक्सपांशन वाली घटना होगी या कैलोरीमेट्री वाली घटना होगी। ठीक है, दो तरह से इसको हमने तोड़ा है। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हमने इसको दो पार्ट में से तोड़ दिया है। तो थर्मल एक्सपांशन में हम पढ़ते थे लीनियर एक्सपांशन, एरियल एक्सपांशन और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन। सर लीनियर का क्या कहता है सर? कि जो चेंज इन लेंथ आएगा वो अल्फा एल नोट डेल्टा टी जितना आएगा, और वहां से फाइनल लेंथ बनती है एल नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अल्फा क्या होता है सर? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। ओके सर, सेम बात लिखी जाएगी बीटा के लिए। सर डेल्टा ए क्या होता है? डेल्टा ए मिलता है में बीटा ए नोट डेल्टा टी जितना। ठीक है सर, बढ़िया बात। ए फाइनल क्या लिखा जाता है? ए नोट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी जितना लिखा जाता है। अरे हाँ सर, ये फॉर्मूला भी डिराइव किया था, इन दोनों के बीच में रिलेशन भी बताया था। क्या रिलेशन हुआ करता था? ये रिलेशन हुआ करता था सर, अगर आइसोट्रोपिक है तो अल्फा इज इक्वल टू लिखा जाएगा 2, बीटा इज इक्वल टू लिखा जाएगा 2 अल्फा, और गेमा इज इक्वल टू लिखा जाएगा 3 अल्फा। ये भी काम का रिलेशन बताया था हमने। वॉल्यूम के लिए भी सेम बात लिखी जाएगी, डेल्टा वी इज इक्वल टू वी नोट गेमा डेल्टा टी जितना, और वी फाइनल क्या लिखा जाएगा? वी नोट 1 प्लस गेमा डेल्टा टी जितना। ठीक है, बढ़िया बात। ये किसकी बात हुई थी सर? एक्सपांशन की बात हुई थी, थर्मल एक्सपांशन की बात। इसके बाद कहानी जाएगी, वो जाएगी सर जी कैलोरीमेट्री की ओर। लेकिन इसकी भरपूर एप्लीकेशन हमने वहां पर रिवाइज की थी, बाय मेटालिक स्ट्रिप बनाई गई थी, डेंसिटी का वेरिएशन देखा था हमने, वो एनोमियस बिहेवियर ऑफ वाटर भी देखा था। और हाँ, ये पूरी की पूरी स्लाइड लेके आया हूं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता था बचपन में, तेरे वाले में भी पूछा जा सकता है कि भाई ऐसी क्या घटना होती है जिसके कारण सर वो ऊपर की परत, ऊपर जो पानी है उसकी ऊपर की परत है वो बर्फीली रहेगी और नीचे पानी ही रहेगा, ताकि वो मछली वगैरह है वो जी पाते हैं। तो उसके लिए पूरा का पूरा रीजन बताया गया है, और ये बात बताई गई कि वहां पर डेंसिटी का वेरिएशन कैसे आता है। तो एक बार इस स्लाइड को पढ़ना, काम की बात है, क्योंकि थियोरेटिकल क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल यहां से नहीं है। क्या था? एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपांशन की बात थी। ठीक है, बढ़िया बात सर। और एनोमियस बिहेवियर ऑफ वाटर, ठीक, बढ़िया बात। और आगे बढ़ते हैं कैलोरीमेट्री की ओर। तो हमने बात पढ़ी सर, या तो टेम्परेचर चेंज होगा या तो सर उसका फेस चेंज होगा। टेम्परेचर चेंज होगा तो हम हीट का फॉर्म लिखते थे एमएस डेल्टा टी, जहां पर एस क्या होता था? स्पेसिफिक, डेफिनेशन से भी साथ साथ लिखी गई है। और एमएस का मीनिंग क्या होता है सर? एमएस का मीनिंग एक्चुअल में तो सर मास इनटू स्पेसिफिक हीट है, लेकिन उसको कंबाइंड फॉर्म में लिखा जाता था थर्मल कैपेसिटी। क्या लिखा जाता है? थर्मल कैपेसिटी। ये स्पेसिफिक हीट है, एस स्पेसिफिक हीट है, लेकिन ये सी आता था, तुम्हें याद है क्या? थर्मल कैपेसिटी के नाम से इसको जाना जाता था। ठीक है सर, तो एमएस थर्मल कैपेसिटी, और इसको मास इक्विवेलेंट से भी एक टर्म डिफाइन किया था कि सर कोई सब्सटेंस है अपने पास, कोई सब्सटेंस है अपने पास, ठीक है सर, सब्सटेंस है अपने पास, तो एमएस एस एस इज इक्वल टू एम डब्ल्यू एस डब्ल्यू। ठीक है सर, इसको इक्विवेलेंट मास इक्विवेलेंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है सर, तो दो टर्म हमने साथ साथ पढ़े। ये क्या है सर? हीट कैपेसिटी है। ठीक है, ये क्या है सर? मास इक्विवेलेंट वाली बात है सर।
थर्मल प्रोसेस के लिए एस की वैल्यू कितनी होगी, इनफाइनाइट जा रही है, क्योंकि टेम्परेचर वाला चेंज है वो तो जीरो होता है, आइसोथर्मल जीरो, तो ये चला गया इनफाइनाइट पे। ठीक है सर, सेम बात अगर एडियाबेटिक के लिए की जाए तो सर एस की वैल्यू हो जाती है जीरो, क्योंकि डेल्टा क्यू होता है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जीरो। ठीक है, बढ़िया बात सर। और अगर फेस चेंज की बात हो रही है, किसकी भाई हो, अगर बात हो रही है फेस चेंज की, तो हम हीट का फॉर्म लिखते थे m इंटू एल। एल क्या होता है, अगर फ्यूजन वाली घटना है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से जाना जाता है, अगर वेपराइजेशन वाली बात है तो एलवी से लिखा जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। स्टीम के लिए, वाटर के लिए और आइस के लिए बात बताई गई है, ऐसी सेम बात दूसरे सॉलिड, लिक्विड और वेपर के फॉर्म में भी यूज की जा सकती है। ठीक है, बढ़िया बात सर। तो कैलोरीमेट्री के अंदर हमने बात ये समझी है कि सर दो तरह से लिखा जाता है, अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो ms डेल्टा टी, अगर फेस चेंज की बात आएगी तो ml। सर जहां पर फेस चेंज आएगा वहां पर टेम्परेचर चेंज की अपन बात नहीं करेंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, और जहां पर टेम्परेचर चेंज की बात आएगी वहां पर फेस चेंज की बात अपन नहीं करेंगे। ये आइडियल कंडीशन अपन मान के चलते हैं। इसी बेसिस पे हमने एक ग्राफ भी ड्रॉ किया था। कहां गया वो ग्राफ, ये रहा वो ग्राफ, कि सर हमारे पास था आइस कितने पे, -20 डिग्री पे, धीरे 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 देख हमने उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया। ठीक है सर, धीरे धीरे हमने उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, फिर टेम्परेचर इंक्रीज करके 0 डिग्री पे पहुंचा है, अब स्टेट चेंज वाली बात आई, देख टेम्परेचर में चेंज नहीं आया। किसका ग्राफ है ये, टी वर्सेस छोटा वाला टी यानी टाइम का ग्राफ है। यहां पर जो हीट सप्लाई की जा रही है वो dq बाई dt कैसा है, कांस्टेंट है। ठीक है सर, देख धीरे धीरे वापस एनर्जी बढ़ी, टेम्परेचर बढ़ाया, हाँ, फिर वापस फेस चेंज की बात आई, टेम्परेचर कांस्टेंट, और हाँ अब देख यहां पर ये स्टीम में कन्वर्ट होने की कोशिश, हाँ वाटर में से किस में कन्वर्ट हो गया, स्टीम में कन्वर्ट हो गया, और यहां पर ये किसमें था, आइस था, उसमें से वाटर में कन्वर्ट हो गया। ये टेम्परेचर चेंज वाली बात, ये टेम्परेचर चेंज वाली बात, ये टेम्परेचर चेंज वाली बात। ओ सर यहां पर एंगल की बात भी समझाई जाए तो सर स्पेसिफिक हीट से डिफाइन होता है, स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा होगी उसका थीटा कम होगा। हाँ, तो उस हिसाब से सर हमें ये रिजल्ट पता चला था कि स्टीम वाले के लिए एंगल सबसे ज्यादा होगा। और हाँ, बढ़िया बात, बढ़िया बात, बढ़िया बात। तो ये सर कैलोरीमेट्री के अंदर बात थी, हीट टेम्परेचर वर्सेस हीट का एक कर्व था। और बात समझाई जाए, लॉ ऑफ मिक्सचर क्या कहता है, तो सर हीट लॉस बाय हॉट बॉडी, हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। ठीक है सर, टेम्परेचर चेंज की बात आ रही है, हाँ सर टेम्परेचर चेंज की बात आ रही है, तो हमने इसको लिखना सीखा कि अगर कोई बॉडी S1 उसका क्या है सर, स्पेसिफिक हीट है, और S2 क्या है, उसका स्पेसिफिक हीट है दूसरे सब्सटेंस की। अगर वो इनिशियल में T1 टेम्परेचर पे जो कि हाई है, और ये दूसरी वाली बॉडी है वो T2 टेम्परेचर पे जो कि कोल्ड है, और हाँ सर, तो अगर उसका मिक्सचर एक ही तगारे में दोनों को रखा जाए, ठीक है सर, तो ये मिक्सचर का टेम्परेचर कैसे लिखा जाएगा, कोई इक्विलिब्रियम वाला टेम्परेचर लिखा जाएगा जिसको Tm नाम दिया है। और वो कैसे फाइंड किया जाता है, तो सर ये कंसेप्ट लिखा जाता है कि हीट लॉस बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। ठीक है भाइयों बहनों, और क्या लिखा सर गोली भाई, हमने लिखा है M1S1 हायर टेम्परेचर माइनस करके। अब ये प्रोसेस है ना, वो याद रखना, अगर तुम जीरो के इस तरफ लिख रहे हो तो प्रोसेस याद रखना कि दोनों के लिए सेम सीक्वेंस में लिखा जाए, T2 माइनस Tm, Tm माइनस T1 माइनस Tm, ये प्रोसेस याद रखना। हाँ ये लिखना है, अदरवाइज तो Tm माइनस T1 लिख और यहाँ पर Tm माइनस T2 लिख, तब भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ध्यान में रखना अगर जीरो के इस तरफ लिख रहा है तो इस सीक्वेंस में ही लिखी जानी चाहिए, दोनों में सेम सीक्वेंस फॉलो होनी चाहिए, ये खास बात है, क्योंकि तीसरा सब्जेक्ट है, तीसरा सब्सटेंस आ जाएगा वहां पर तू फंस जाएगा, और मैं तो चाहता ही नहीं हूं तू फंसे। अरे हाँ, ये कि तू मुझसे पढ़ा है। ठीक है, आगे बात बढ़ाती है, और सर आती है बातें हीट ट्रांसफर की। तो 3 मोड हमने पढ़े थे कि इस मोड से हीट ट्रांसफर हो सकती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन में सर पार्टिकल ऐसे ऐसे नाचते हैं, वाइब्रेट होते हैं और अगल वाले को एनर्जी देते हैं, तो सर यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफर होती है, हीट ट्रांसफर होती है, लेकिन मास ट्रांसफर नहीं होता है। कन्वेक्शन में होता है सर, नीचे से अग्नि दी जा रही है, नीचे से ज्वाला दी जा रही है, तो सर छोटे वाले पार्टिकल ऊपर भागेंगे, सर ऊपर के लेस डेंसिटी वाले, ज्यादा डेंसिटी वाले नीचे आएंगे। और हाँ सर, तो कन्वेक्शन के बारे में बात बताई कि सर यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफर भी होगा और मास ट्रांसफर भी होगा। हालांकि मास है वो भाग नहीं जाता है, वो उसकी एवरेज पोजीशन तो जीरो ही हो रही है, लेकिन मास यहाँ से पार्टिकल यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, ऊपर वाले नीचे आ रहे हैं, ऐसा कंटिन्यूअस फॉर्म में होगा। और रेडिएशन की बात की जाएगी, जैसे सन से यहां पर एनर्जी आ रही है, हाँ सर, तो रेडिएशन के फॉर्म में आ रही है, विदाउट मीडियम, मीडियम कोई है ही नहीं। इन दोनों के लिए बताया जा सकता है कि सर भाई मीडियम की जरूरत पड़ेगी, यहां पर मीडियम की जरूरत पड़ेगी, इसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ेगी, मीडियम है तो भला, ना हो तब भी भला, तो मीडियम की जरूरत इसको नहीं है। ठीक है, उन दोनों पहले वाले दोनों के लिए मीडियम की जरूरत है भाई, है। अब बात आती है कंडक्शन। कंडक्शन में भी एक स्पेशल पार्ट था कि स्टेडी स्टेट कंडीशन क्या होती है, तो उसके लिए बात बताया कि सर हर एक dx विड्थ के लिए, हर एक dx विड्थ के लिए सर एक टाइम पे क्या होता है कि हर एक dx विड्थ के लिए सर चेंज इन हीट ट्रांसफर पर रेट, हीट ट्रांसफर पर रेट मतलब dq बाई dt कांस्टेंट हो जाता है। dq बाई dt कैसा हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। और हाँ,
कोई एक टाइम पे स्टेडी स्टेट कंडीशन होगी, मतलब उस टाइम को बोला जाता है, उस कंडीशन को बोला जाता है स्टेडी स्टेट, वहां पर क्या होगा, dq by dt कांस्टेंट हो जाएगा, वो किसके इक्वल होगा, ka dt by dx के इक्वल होगा। इसको k को क्या बोला जाता है, थर्मल कंडक्टिविटी, क्या बोला जाएगा, थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है सर, ये बात समझ में आई, थर्मल कंडक्टिविटी इसको बोला जाएगा। इसका यूनिट बहुत फेमस है, तुम निकालने की कोशिश करना यहां से यूनिट क्या लिखा जाएगा। और हाँ ठीक है, dt by dx क्या है, इसको टेम्परेचर ग्रेडियंट से बोला जाता है। इसके बेसिस पे क्वेश्चन भी बहुत फेमस बताए जाते हैं, और यहां से सर पूरी की पूरी एक एनालॉजी भी बैठती है करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ। तो बहुत सारी बातें इसमें तो मैंने करवाई थी आपको वन शॉट पे, अगर इसको डिटेल में देखना है तो वापस वो वन शॉट पे जाना और ये सारी चीजें कवर करना। ठीक है, और कहानी आगे बढ़ती है भाइयों बहनों कन्वेक्शन की ओर। तो ये बात मैंने बता दी है कि भाई यहां पर नीचे से जगनी दी जा रही है, डेंस लेस डेंसिटी वाले पार्टिकल ऊपर भागेंगे, हायर डेंसिटी वाले वापस नीचे आएंगे, तो ये प्रोसेस कंटीन्यूअस फॉर्म में चलती रहती है, और हाँ इसको कन्वेक्शन बोला गया है। यही बात होती है सर यहाँ पर लैंड ब्रिज और सी ब्रिज में दिन के टाइम पे क्या होता है, टेम्परेचर कहां का ज्यादा है भाई और बहनों, टेम्परेचर सर यहाँ पर बात ऐसी होगी, टेम्परेचर जहां पर ज्यादा होगा वहां पर सर प्रेशर कम फील होगा। हाँ सर प्रेशर कम, सर प्रेशर बढ़ाने के लिए यहां से यहां पर एयर आती है, एयर नहीं ऐसे बोल लीजिएगा, हवा आती है, हाँ लहर आती है, इसको बोला गया था सर सी टू लैंड की ओर ब्रिज जाती है, ब्रिज। ठीक है सर, और यही बात सर लैंड टू सी की ओर जाएगी रात के टाइम पे, जहां पर बताया गया टिट्टू बड़ा है, कौन सा है, टिट्टू ये अच्छा खासा है, जहां पर प्रेशर, जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पर प्रेशर कम है। क्यों कम है भाई, उसने इवोपरेट कर दिया, हवा ऊपर ऊपर भागने लगी, प्रेशर लो क्रिएट हुआ, उस लो प्रेशर की वजह से यहाँ पर एक लहर चल रही है। हाँ सर, तो ये लैंड टू सी, ये सी टू लैंड, ओ इसका एप्लीकेशन था, एमसीक्यू बन सकता है इससे छोटा सा, इस वजह से ये बात बताइए। फिर तीसरा मोड यानी कि रेडिएशन, तो रेडिएशन में खास बात इसकी थी, एक स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ की और एक थी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या कहता है, इससे पहले एक प्रीवोस्ट थियरी थी, उसने ये बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो सर रेडिएट करता है, वो कुछ एब्जॉर्ब भी करता है। अरे हाँ सर, अगर ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो उसका टेम्परेचर कम होगा, कोल्ड बॉडी होगी, अगर ज्यादा रिलीज करेगा इसका मतलब कि वो गरम होगा, हॉट बॉडी होगा। सर ठीक है, तो स्टीफन बोल्ट्जमैन साहब ने एक पूरा का पूरा एक मेथड बताया, एक न्यूमेरिकल अप्रोच दी, एक फॉर्मूला बताया कि भाई ये इस रेट से उसका फ्लो भी होगा, वो रिलीज भी कर रहा होगा, और इस रेट से वो एब्जॉर्ब भी कर रहा होगा। सर तो नेट हमने लिखना सीखा कि कितना होगा सर, तो ई ए सिग्मा, सिग्मा स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, स्टीफन कांस्टेंट से जाना जाता है। ठीक है सर, टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी की पावर 4 माइनस करके टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग की पावर 4, एक फेमस फॉर्मूला है, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, और पूछा भी जाता है कि टर्म का यूनिट क्या है, या फिर पूछा भी जाता है इस इमिसिविटी का, इमिसिविटी नहीं सिग्मा का यूनिट क्या है, सिग्मा यानी स्टीफन कांस्टेंट। ठीक है, यूनिट यहां से निकाला जा सकता है, याद रखना यहां से यूनिट बहुत फेमस है, यूनिट पूछा जा सकता है। ये अब तू काम करेगा, यूनिट निकाल के बताएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, स्टीफन कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है। ठीक है भाई, अब न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग ये बताता है, इसका ही एक सिंप्लीफाइड वर्जन है कि ये टी की पावर 4 में भाई हम तो ऐसे भी कैलकुलेशन छोड़ देते, और ये तो टी की पावर 4 में कैलकुलेशन कैसे की जाए। तो भाई न्यूटन साहब ने ये बताया, ला मैं बैठा हूं ना, तुझे सोल्व कर देता हूं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं, तो सिंप्लीफाई करते 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 वो इस पावर 4 को कहां पर लेके आ गए, सिंगल पावर में लेके चले आए, और वहां से हम सिंप्लीफाई करके बताते हैं एक फॉर्मूला जो बोला जाता है न्यूटन्स का अप्रोक्सीमेट वाला फॉर्मूला, लेकिन बहुत फेमस है, अपनी किताब में इससे क्वेश्चन बताए गए हैं या सोल्व किए गए। तो डेल्टा टी बाई टी टेम्परेचर का चेंज अपॉन करके टाइम जो रिक्वायर्ड होगा वो इज इक्वल टू करके के कांस्टेंट है, कोई कंडक्टिविटी वाला नहीं है, के कांस्टेंट है यहां पर। ठीक है सर, टी एवरेज, एवरेज कैसे लिखा जाता है, दो टेम्परेचर तुम्हें दे रखे होंगे, यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा होगा वो वाले, तो T1 + T2 डिवाइड बाय 2 माइनस करके टी सराउंडिंग लिखा जाएगा। तो भाइयों बहनों ये पूरी की पूरी बात किसकी थी, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की थी। अब मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन डिजाइन किए हैं, डिजाइन नहीं किए हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है जो मैं आपको होमवर्क में देना चाहता हूं। ठीक है, ये करना ही करना है, कुछ आईएमपी वाले क्वेश्चन है, तो इसको लगाएगा, इस क्वेश्चन को सोल्व करेगा, तुम्हें पता चलेगा कि ये चैप्टर एक्चुअल में तुम्हें समझ में आया है या नहीं आया है। मैं HW लिखूं तब तक तू इसका स्क्रीनशॉट लेता रहना गोली भाई। कोई बढ़िया बात सर। ठीक है भाइयों बहनों, तो यहां तक रखते हैं और इस सेशन का करते हैं स्वाहा।